अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर की बारी है, जैसे कि आप लोग देख भी चुके होंगे थंबनेल के अंदर। और सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 19 कंटिन्यू। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही मिस्टीरियस सा है और बहरहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। और न्यूमेरिकल के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। और बता ही देते हैं अब टॉपिक, वो जो टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा, दो टॉपिक्स हैं बेसिकली, उनको एक साथ स्टडी करेंगे। एक है मास डिफेक्ट और दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से दो सवाल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। उन सवालों के जवाब को सोचना भी है बिल्कुल। मेरे सवाल के बाद थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक के और कोशिश करो कि उसका क्या आंसर है और लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर देखते हैं कितने लोग सही बात बता पाए या नहीं बता पाए। तो मेरा पहला सवाल यह है कि हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि दो प्रोटॉन या दो से ज्यादा प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर इतने करीब रहते हैं? भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, तो न्यूट्रॉन्स को तो आप हटा दो, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो चलो उनको नहीं समझते। लेकिन हाँ, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं हीलियम की बात करूं तो उसके अंदर दो प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन इतना करीब एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे रह सकते हैं? तो कोई तो वजह होगी ना, कोई तो फोर्स होगी या कुछ होगा जो कि इनको आपस में बाइंड करके रख रहा होगा। सबसे पहले आप बताओ कि वो क्या, कौन सी फोर्स है जो कि इन जो प्रोटॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस के अंदर आपस में करीब करीब रखती है। हालांकि हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इनको तो दूर होना चाहिए। और ये तो मैंने हीलियम की मिसाल दी ना जिसमें दो प्रोटॉन है। फॉर एग्जाम्पल अब यूरेनियम की मिसाल लो, उसके अंदर 92 प्रोटॉन्स। अब ये 92 प्रोटॉन्स एक दूसरे को लगातार रिपेल कर रहे हैं। तो भाई कैसे कैसे रुक रहे हैं? कोई ना कोई तो फोर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो बात ये हो गई जो आज हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक और एक बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं। पहले आपको बात बताता हूं फिर आप लोग उसका आंसर सोचिएगा। देखो मिसाल के तौर पे एक न्यूक्लियस बन रहा है, जैसे हीलियम की मिसाल ले लें, हीलियम के न्यूक्लियस की मिसाल ले लें। तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर मैं मिसाल के तौर पे जो एक प्रोटॉन का मास होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो मुझे टोटल मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। जो एक न्यूट्रॉन का मास है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो मुझे टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा, यानी कि दो न्यूट्रॉन का मास मिल जाएगा और दो प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। तो एक तरीकेकार मैंने ये करा कि मैंने सोचा कि देखते हैं मास कितना होता है हीलियम के न्यूक्लियस का। तो मैंने दो प्रोटॉन का मास ऐड किया दो न्यूट्रॉन के मास में, यानी कि टोटल मैंने मास निकाल लिया उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। एक काम तो मैंने ये करा। तो और दूसरा तरीकेकार क्या है कि मैं न्यूक्लियस का मास, एटॉमिक मास डायरेक्टली मेजर कर लूं। तो भाई दोनों बराबर होने चाहिए ना। जाहिर सी बात है, चार पार्टिकल अलग अलग थे तो जिनका मास अलग अलग था, जब उन्होंने कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस को बनाया तो न्यूक्लियस का मास और उन पार्टिकल्स का टोटल मास बराबर होना चाहिए। लेकिन एक अजीबोगरीब सी बात, अगर हम जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनके मास को कैलकुलेट करें तो जो आंसर आता है वो हमारे जो न्यूक्लियस का मास होता है उससे कुछ ज्यादा आता है। कम नहीं आ रहा। कम तो फिर भी हम मैनेज करते कि चलो हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर कोई पार्टिकल बना हो जिसको हम शामिल ना करने हो, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं ना उसको समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं पार्टिकल्स का मास अलग से मेजर किया, आंसर ज्यादा आ रहा है, और वही पार्टिकल्स मिलकर जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो आंसर कम आ रहा है। ये क्या अजीब गरीब सी बात हो गई? यहाँ पे मास कहाँ गायब हो गया? मास जो खत्म हो गया या उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया तो वो क्या है? कहाँ चला गया है मास? ठीक है ना। मतलब ऐसा समझ लो कि एक रूम के अंदर, हमें पता है एक रूम के अंदर जो है वो 10 कुर्सियां हैं। 10 कुर्सियों का मास मैंने अलग से कैलकुलेट करा और फिर उन 10 को एक साथ जब मेजर करा तो आंसर कम आ रहा है। भाई उनका अलग अलग मास ज्यादा आ रहा है तो एक साथ कम कैसे आ सकता है? मिसाल के तौर पे हम लोग जो है ना ड्यूट्रॉन पे काम करते हैं, यानी कि ड्यूट्रॉन जो बनता है ना, यानी कि हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है जब वो बनता है तो उसमें मौजूद क्या क्या होता है? उसमें मौजूद होता है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रोटॉन का मास है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट और न्यूट्रॉन का मास है 1.008665 AMU और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मास है 0.000549 AMU। ठीक है ना। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बनता है एक ड्यूट्रॉन। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि पहले मैं आपको इन ये जो मासेस है ना इनका टोटल बता दूं कि इनका टोटल कितना आ रहा है। यानी कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मास का टोटल करें तो क्या आना चाहिए? आंसर आएगा 2.016490 AMU। ठीक है। ये ड्यूट्रॉन के जो कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने मिलकर ड्यूट्रॉन बनाना है,
ये उनका मास आ गया टोटल। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन का एटम होता है, उस एटम की खास बात ये कि उसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका एटॉमिक मास कितना है? तो याद रखिए, जो न्यूट्रॉन है उसका एटॉमिक मास जब भी मालूम किया जाता है तो वो आता है 2.014102 AMU। अब आप देख लो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स का मास है वो ज्यादा है और जो एटम का मास है वो कम आ रहा है। तो ये जो दोनों के दरमियान का आने वाला डिफरेंस होता है ना, बेसिकली उसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम 2.01649 AMU में से माइनस करा देंगे 2.014102 AMU। तो आंसर आएगा हमारे पास 0.002388 AMU। ये है मास डिफेक्ट, यानी कि जो कंपोनेंट्स थे जब उनका टोटल किया गया तो आंसर ज्यादा आ रहा है, बट जो एटम है उसका मास कम आ रहा है। तो यकीनन कुछ अमाउंट ऑफ मास जो है वो यहाँ पे गायब हुआ है, कम हुआ है, और इसी गायब होने वाले मास को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिलहाल वीडियो को रोक के जरा कोशिश करो बताने की क्या आंसर हो सकता है इसका, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको आंसर बताता हूं। सबसे पहली बात, ये जो इफेक्ट है ना, ये कहलाता है मास डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है यहाँ पर मासेस के दरमियान में, इसे मास डिफेक्ट कहते हैं, जिसको हम अभी फर्दर डिफाइन करेंगे। लेकिन मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि ये मास गायब कहाँ हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंड करके रखने वाली एक एनर्जी, यानी कि मेरा पहला सवाल और दूसरा सवाल इंटरकनेक्टेड थे। असल में होता क्या है, मुकम्मल बात मैं आपको बताऊं। जब ये तमाम के तमाम न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उनको आपस में कंबाइन रहने के लिए, बाइंड रहने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, और वो जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है वो कहां से आती है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन। जो एनर्जी मास रिलेशन था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, और ये आइंस्टाइन की जो एनर्जी मास रिलेशन है उसका प्रूफ भी आ गया कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। होता क्या है कि उन्हीं पार्टिकल्स का कुछ जो मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और वही एनर्जी उन जो न्यूक्लियॉन्स है उनको आपस में क्या करके रखती है? बाइंड करके रखती है। तो इसका मतलब रीजन क्या मिला हमें? नतीजा क्या मिला हमें? नतीजा ये मिला कि भाई अगर न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो उनका मास ज्यादा है, लेकिन जब वो कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसका मतलब वो क्या करते हैं? वो कुछ अमाउंट ऑफ मास को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, और जब वो कुछ अमाउंट ऑफ मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं वही एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी की वजह से हमारे जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास है वो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस से हमेशा हमेशा ज्यादा आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई मेरी? जो बात मैंने रीजन बता, नहीं तो इसको जरा वीडियो को दोबारा से आप पीछे करके देखो और समझो कि क्या बात मैं कह रहा हूं। ठीक है ना, तो मास डिफेक्ट इस वजह से आता है क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ मास न्यूक्लियॉन्स का कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में, जिससे न्यूक्लियस बाइंड होकर रहता है। और यही बात है कि अगर मैं किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहता हूं तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, और वही सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं मास डिफेक्ट को? याद रखो, अगर हम केयरफुल मेजरमेंट करें तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो मास होता है किसी पर्टिकुलर एटम का वो हमेशा कम होता है देन द सम ऑफ मासेस ऑफ द इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ विच द एटम कंसिस्ट। अगर हम किसी एटम का मास मेजर करते हैं तो वो हमेशा कम आता है किस मासेस से? वो जो इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का हम टोटल करके निकालें उससे। यानी कि समझ लो कि जो हमारा मेजर्ड मास होता है, जो हम चाह रहे थे, अगर हम कैलकुलेटेड मास से कम आता है तो उसे कहते हैं मास डिफेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द एटम एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं इस बात को? तो याद रखो, डेल्टा एम जिसे हम कह रहे हैं ये मास डिफेक्ट है, ये बराबर होता है जेड। क्या होता है? जेड होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, जो भी प्रोटॉन का मास है। अगर एएमयू के अंदर मेजर करेंगे तो एएमयू के लिए, और अगर किलोग्राम में तो किलोग्राम में। लेकिन ये कि जो भी मास ऑफ प्रोटॉन है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो हमें ये जो मिल जाएगा ये मिलेगा हमें टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। और इसी तरीके से a माइनस जेड करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ क्या हो गया? ये हो गया टोटल मास किस चीज का है? ऑफ न्यूट्रॉन्स। जबकि ये जो हमारे पास आया था ये क्या आया था? ये आया था टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। ये हमारे टोटल
प्रोटॉन्स का मास आया था। तो इसका मतलब ये आ गया जो न्यूक्लियॉन्स का मास है जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना होना चाहिए, और एक्चुअली जो एटॉमिक मास है वो इधर लिखा जाएगा। इन दोनों के दरमियान का जो फर्क है उसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी को फिर कैसे डिफाइन करें? याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स। यानी कि उसको जोड़े रखने के लिए उतनी एनर्जी मौजूद है, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी उसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, या कलेक्टिवली उनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और बाइंडिंग एनर्जी जो किसी भी न्यूक्लियस की होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं उन्हें नेट एनर्जी चाहिए सेपरेट करने के लिए। तो इसी वजह से हम डिफाइन करते हैं इसको कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है स्प्लिट करने के लिए किसी भी न्यूक्लियस को। और उसको हम कैसे फाइन फाइंड कर सकते हैं? E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी कि जो एनर्जी मास इक्वेशन है। लेकिन हाँ, ये जो डेल्टा एम हमारे पास आ रहा है, ये डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम है हमारे पास मास डिफेक्ट, जिसको अभी हमने कैलकुलेट करने का तरीकेकार सीखा था। और ये सी क्या है? सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 या 2.99 एक्सपोनेंट 8, इससे मल्टीप्लाई करा के एनर्जी मास रिलेशन के जरिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, जिसको हम ई से या ई बी से शो करते हैं। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाऊं कि आमतौर पर जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं बहुत छोटी आती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो आंसर हो, भाई अगर मैं मास डिफेक्ट किलोग्राम में निकालूंगा, उसको स्पीड ऑफ लाइट जो कि मीटर पर सेकंड में उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर तो जूल में आएगा। हम ये चाहते हैं कि वो जो आंसर जो है वो जूल में ना आए, बल्कि वो जूल के बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एग्जैक्टली मैं कहूं तो मैं चाहता हूं कि उसका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, तो एक कैलकुलेशन के जरिए पहले समझ लो, फिर मैं बताता हूँ फॉर्मूले में क्या चेंज होगा। देखो, हमें पता है E बराबर होता है MC स्क्वायर के। अब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि एक यूनिफाइड मास यानी कि 1 AMU को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी आ रही है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको फॉर 1 AMU। 1 AMU को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए। एक AMU का मतलब होता है इतने किलोग्राम, 1.6606 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस AMU को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, ये जो AMU का आंसर आएगा मास का, जो कि किलोग्राम में, सॉरी, हमने AMU को कन्वर्ट कर लिया तो वो किलोग्राम में आएगा, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे स्पीड ऑफ लाइट से, यानी 2.998 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पर जो है वो हमने इनको मल्टीप्लाई जब कराया तो हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आंसर आ गया ये वाला जूल्स में। सिर्फ इनको सॉल्व करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास आ गया 1.4924 एक्सपोनेंट -10 जूल्स। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा था? मैं आपको कह रहा था कि हम इसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं किसमें? हम इसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब हम क्या कराएंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाय डिवाइडिंग इट 1.6 10 रेज टू द पावर -13 जूल्स, जो कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 10 रेज टू द पावर -13 जूल्स पाए जाते हैं, -13 जूल्स है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है ना। ये कितना है? ये है -13 जूल्स, 1.66। तो जूल्स को हमने कन्वर्ट करा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर आ गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आप ये समझ लो कि अगर मास डिफेक्ट 1 AMU होगा तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो करेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली पता है हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले को हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि हम जो भी मास डिफेक्ट होगा उसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे? उसको हम कैलकुलेट करेंगे AMU में, या उसको आप यूनिफाइड मास कह लो, सिर्फ U से शो करते हैं। और सिर्फ जैसे ही आंसर U में आएगा हम उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारी एनर्जी का डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमारी एनर्जी का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हम ज्यादातर ये यूज किया करेंगे। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है ना। कितनी बाइंडिंग एनर्जी है? जो भी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आई है, अगर उसको मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यानी कि एटॉमिक नंबर से डिवाइड करा दूं, तो हमारे पास आ जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि पर न्यूक्लियॉन कितनी होती है। और ये ना ग्राफिकल वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, उसके जरिए मैं आपको समझाता हूं। अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखे हो
यानी कि एटॉमिक मास 0, एटॉमिक मास 1, 2, एटॉमिक मास 30 आ गया, 60, 90 और 270 तक नीचे आ गए एटॉमिक मासेस, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक ना, ये आ गए ए के जरिए शो किया। और यहाँ पर आ गई एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे आती है, यानी कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी आई है उसको डिवाइड बाय ए कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहलाती है। तो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ही कम है, देखो यहाँ पर आ रहा है। ड्यूट्रॉन की थोड़ी ज्यादा हो गई, हीलियम की कम है, ट्राइटॉन की उससे भी ज्यादा, और हीलियम की अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक है ना, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर लिथियम की कम हो जाती है, लिथियम के 6 वाले आइसोटोप की 7 वाले की ज्यादा होती है। और होते होते आप देखो तो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। इस पैटर्न की खास बात क्या है, इस पैटर्न की खास बात यह है कि जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपको मिल रही है वो इस पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिल रही है, इस पूरे ग्राफ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है आपको यहाँ पे। और वो क्या चीज है, वो है आयरन। तो याद रखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा किसकी होती है, आयरन की। यानी कि आयरन हमारा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस है आयरन। इसको नहीं तोड़ सकते हम, ठीक है ना, इसको हम हरगिज हरगिज नहीं तोड़ सकते। हाँ, अब इसके अलावा अगर मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूं तो ये जो हमारे पास कुछ आ रही हैं वैल्यूज मैक्सिमम की तरफ, जितने एलिमेंट्स इस तरफ हैं और जितने एलिमेंट्स इस तरफ हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या, इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम ही है लेकिन एक पैटर्न है बहरहाल। और इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ये सब क्या करते हैं, ये करते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। अगर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का नहीं पता कि क्या क्या होती है तो फिजन और फ्यूजन का लेक्चर समझ लो, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड्स, यहाँ पे जो है न्यूक्लियाई कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर बड़ा न्यूक्लियस है वो टूट के छोटा न्यूक्लियस बनाता है। लेकिन जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है ना वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें बता रहा है कि वाहिद हमारे पास ये आयरन का जो न्यूक्लियस है ना ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। बाकी इससे लेफ्ट साइड वाले न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं और राइट साइड वाले न्यूक्लियर फिजन करते हैं। तो ठीक है ना, इस ग्राफ के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हो कि क्या अहमियत है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की। समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से एनर्जी मास रिलेशन ने काम करा कि कुछ अमाउंट ऑफ मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। आई होप कि इंटरेस्टिंग रहा होगा। और अगर कोई परेशानी है, कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।